गो वेलकम गाइस टू विंग से उड़ान। दोस्तों, आज हमारा आपके साथ लाइव सेशन भी हुआ और आपकी कई सारी सजेशंस भी आई। उसमें से एक सजेशन जो मैं सबसे पहले इंप्लीमेंट करना चाहूँगा कि लोगों ने बोला था कि हमें स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम मिलना चाहिए, तो मैं 1-2 सेकंड के लिए बोर्ड छोड़ रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर थोड़ा बहुत आपको रिविजन में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों, आज हमारी आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा आपके रिस्पांस का। काफ़ी लोग लाइव आए थे और अराउंड 500 के अराउंड लोग लाइव आए थे और काफ़ी सारे कमेंट्स हमको मिले, काफ़ी सारी सजेशंस मिली और हम उसको पूरा इंप्लीमेंट करने का पूरा प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, साथ ही साथ जैसे कि हमने आपको डिस्कस किया वीडियोस में भी कि हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं रिकॉर्ड करने में और बाकी इश्यूज़ में, हम लगातार एफर्ट लगा रहे हैं कि ये जो आपकी जो कंसर्न्स हैं वो हम एड्रेस करें आने वाले वीडियोज़ में। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं इकॉनमी के 6 लेक्चर के। आज 6ठा लेक्चर है इकॉनमी का। दोस्तों, जैसे कि आपको याद होगा, पिछले 4-5 लेक्चर्स में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट इकॉनमी के देखे। हमने बात की जीडीपी की, हमने बात की नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी की, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी की, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में, दैट इज इन्फ्लेशन। और दोस्तों, इन्फ्लेशन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों का जानना ज़रूरी है, उसके बगैर इन्फ्लेशन को समझना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा। और ये जो टॉपिक आज हम कर रहे हैं, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। ये एग्जैक्टली आपका कोई टॉपिक मतलब स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन फिर भी पढ़ना ज़रूरी है ताकि आप इन्फ्लेशन को ढंग से समझ सकें। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी से। मॉनेटरी पॉलिसी दरअसल एक ऐसी पॉलिसी है जिसके ज़रिए हमारा सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को और मार्केट में कंट्रोल करता है कि कितना जाना चाहिए, कितना रहना चाहिए, कितना वापस, मतलब मनी को कैसे पंप करना है इकॉनमी में और मनी को कैसे निकालना है इकॉनमी से वापस। वो क्यों करना है, क्या करना है, क्यों हम पंप करते हैं, क्यों हम सब वापस करते हैं मनी को इकॉनमी से, उसके रिगार्डिंग हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको याद होगा, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड की बात की थी बीच में से। आप ये बात मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूं कि इन्फ्लेशन की अगर हम बहुत ही बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग अगर समझें कि इन्फ्लेशन क्या है, तो इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन प्राइस। एक आम इंसान की भाषा में अगर बात करें तो, है ना, जब जनरल प्राइस लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं हमारी इकोनॉमी में, किसी कंट्री में, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। हम कहते हैं कि चीज़ों का दाम बढ़ गया है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन, इसका मतलब कि इन्फ्लेशन हो गई है। और दोस्तों, इन्फ्लेशन हमेशा नेगेटिव नहीं होती है, यानी कहने का मतलब कि कोई नेगेटिव चीज नहीं है इन्फ्लेशन। बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हाँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, लेकिन इन्फ्लेशन की हमेशा नेगेटिव कोनोटेशन नहीं है। इन्फ्लेशन किसी हद तक, किसी लेवल तक जरूरी भी है इकोनॉमी के लिए। वो क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, कैसे हम मैनेज करते हैं, जब हम इन्फ्लेशन के टॉपिक को सेपरेटली डील करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इन्फ्लेशन, अब देखिए, अब मैंने बोला आपको कि प्राइस लेवल बढ़ जाती है, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर किसी मार्केट में, किसी कंट्री में हर इंसान के पास पैसा है, ज़्यादा है, या फिर आप मान के चलिए कोई छोटा सा इलाका लेते हैं हम, ठीक है, उस इलाके में हम मानते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। लेट्स से वहाँ पर 100 लोग रहते हैं, दुकानों में राशन है, सामान है, खाने पीने का, चाय पत्ती है, जो हमें डे टू डे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरियात हैं। हम मानते हैं कुछ देर के लिए कि उस इकॉनमी में जो आपका मनी सप्लाई है वो एकदम से हमने बढ़ा दी। लेट्स से ऐसा मान के चलते हैं कि कोई शख्स वहाँ पर आया और उसने हर इंसान को लेट्स से 1000, 2,000, 3 या फिर 50,000 रुपये पैसे पे कर दिए। और अभी हम ये मानते हैं कि उस इलाके में जो चीज़ें पड़ी हुई थी खाने पीने की या रोज़मर्रा की, साबुन, कॉस्मेटिक्स, ये वो बराबर रही, बाहर से और नहीं आई। हम मान के चलते हैं कि वो जगह पूरी क्लोज है। मान लो लॉकडाउन पीरियड में कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे चीज़ें आ नहीं पा रही हैं क्योंकि लॉकडाउन था, जितनी थी उतनी ही हैं, ठीक है। और वहाँ पर लेकिन किसी रीज़न की वजह से लोगों के पास क्या हो गया, पैसा ज़्यादा हो गया। अब अगर पैसा ज़्यादा है तो मान लो मैं जाता हूँ और चावल खरीदने जाता हूँ और मानते हैं कि चावल इस दुकानदार के पास ख़त्म होने वाला है। अब अगर मेरे पास भी पैसा है, किसी और के पास भी पैसा है, हर किसी बंदे के पास पैसा है, तो होगा क्या, बेसिकली उस लिमिटेड रिसोर्स के लिए, उस लिमिटेड चावल के लिए, उस लिमिटेड वीट के लिए हम सब लोग लड़ेंगे, ठीक है। दुकानदार सोचेगा कि ये भी पैसा ऑफर कर रहा है, वो भी पैसा ऑफर कर रहा है, तो मैं इसकी प्राइस क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, क्योंकि चीज़ क्या है, कम है। एट द सेम टाइम क्योंकि मनी सप्लाई भी बढ़ गई है तो मैं उसका दाम ज़रा लगाना शुरू कर दूंगा। मैं बोलूंगा कि अगर तू 100 रुपये किलो बेच रहा है तो तू 200 रुपये किलो, 200 रुपये ले ले मुझसे, लेकिन मुझे दे। तीसरा बंदा आएगा, बोलेगा तू 200 क्या, तू 300 रुपये ले ले, तो मुझे दे। चौथा बंदा आएगा, वो बोलेगा तू 400 क्या, तू 300 क्या, तू 400 ले ले, तो मुझे दे दे। इससे क्या हो रहा है बेसिकली, क्योंकि मेरे पास मनी सप्लाई ज़्यादा है, हर किसी शख्स के पास पैसा है, उसकी वजह से क्या होगा, प्राइसेस क्या हो जाएंगी,
बढ़ जाएंगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर कोई इंसान बोली लगा रहा है। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि कैसे मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से इन्फ्लेशन हो जाती है, प्राइसेस बढ़ जाती हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक लेवल की अंडरस्टैंड, बहुत बेसिक एग्जांपल है। असल में ऐसा होता नहीं है, असल इकोनॉमी में बहुत सारे फैक्टर्स प्ले में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्ले में होती हैं, वो जो हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको समझाने की बात कर रहा था कि कैसे जब किसी के पास पैसे, जब मनी सप्लाई ज़्यादा होती है इकोनॉमी में, तो चीज़ों के दाम क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप इसी चीज़ को ये चीज़ हम समझ जाते, ये चीज़ तो समझ में आ गई कि अगर किसी इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा पड़ा हुआ है तो इन्फ्लेशन हो सकती है। वन ऑफ द रीजन है वो इन्फ्लेशन का। एक और चीज़ है जिसको कहते हैं सप्लाई साइड बॉटलनेक्स, वो एक अलग चीज़ है, वो आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सेंट्रल बैंक कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सरकार का काम है। तो अभी हम सिर्फ बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की। तो दोस्तों ये पैसे की सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से हमें इतना तो समझ में आ गया कि अगर इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन हो सकती है, वो इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर कंट्री में सेंट्रल बैंक होता है एक, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक एक पॉलिसी बनाता है, उसको कहता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी का काम यह है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। और अगर आप हमारी डेफिनेशन की तरफ देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, दिस इज बेसिकली अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टूल टू इन्फ्लुएंस व्हाट, इंटरेस्ट रेट। कौन से इंटरेस्ट रेट? जो कि बैंक्स ऑफर कर रहे हैं कि कितने इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलेगा। टू इन्फ्लुएंस व्हाट, इन्फ्लेशन एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी। क्रेडिट अवेलेबिलिटी का मतलब होता है पैसा कितने हद तक मुहैया है लोगों के पास, है ना। तो ये सब चीजें कंट्रोल करती है क्या, माइक्रो इकोनॉमिक ये मॉनेटरी पॉलिसी। कैसे कंट्रोल करती है? बाय चेंजिंग द सप्लाई ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी। यानी मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है जो जनरली किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक बनाती है, जिसके जरिए वो इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल बैंक के बारे में हमको थोड़ा और डिस्कस करना है डिटेल में, लेकिन अभी आप इनका इतना मान के समझ लीजिए कि सेंट्रल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है वाया मॉनेटरी पॉलिसी। और इस मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद क्या होता है? इंटरेस्ट को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और किसको कंट्रोल करना? क्रेडिट अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करना। क्रेडिट अवेलेबिलिटी का मतलब होता है पैसा कितना मुहैया है कंट्री में। अब ये करता कैसे है? आरबीआई किस तरीके से पैसे को कंट्रोल करता है, ये चीज हम देखते हैं। दो तरीके हैं आरबीआई के पास कंट्रोल करने के। नंबर एक तरीका है क्वांटिटेटिव मेजर्स, नंबर दो है क्वालिटेटिव मेजर्स। अब क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या है और क्वालिटेटिव मेजर्स क्या है? दोस्तों, क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका मतलब ये हो गया कि सब वो तरीके जिससे हम क्वांटिटी, मतलब मनी की क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं, कितना पैसा जाए कितना नहीं जाए, कितना लोन में जाए कितना रह जाए। और क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि किस काम के लिए मनी को कंट्रोल किया जाए। एक तो मिसाल के तौर पे मैं मानता हूं, मान लो आपके पापा ने आपको 100 रुपए दिए, ठीक है, तो पापा बोलते हैं कि आप दिन में सिर्फ 10 रुपए खर्चेंगे 10 दिन तक के लिए। ये हो गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव मेजर, कि आपके क्वांटिटी पे लिमिट लगा रही है आपके फादर ने कि 10 रुपए खर्चना दिन में, क्योंकि 10 दिन तक पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो और एक चीज उन्होंने बोली साथ में और, कि जो 10 रुपए हैं उसमें से कम 5 रुपए का फ्रूट खाना। ठीक है, तो एक क्वालिटेटिव मेजर हो गया कि एक तो तुम दिन में 10 रुपए ही खर्चोगे और 10 रुपए में से 5 रुपए हर रोज फ्रूट खाने पे लगाओगे ताकि तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाए। तो यहां ही एग्जांपल दे दी मैंने आपको कि किस तरीके से क्वालिटेटिव का मतलब क्या हो गया, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं डिटेल में कि क्वांटिटेटिव मेजर क्या क्या अवेलेबल हैं, किसको, आरबीआई के पास क्या क्या अवेलेबल है, किस तरीके से कंट्रोल करता है। दोस्तों सिंपल सी बात है, पहले तो आरबीआई बैंक है किसका, सब बैंकों का। तो मनी कैसे कंट्रोल करेगा वो? जो जितने भी बैंक्स हमारे यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स हैं, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आपका आईसीआईसीआई, आपका क्या कहते हैं इलाहाबाद बैंक, है ना, ये सब बैंक्स जो हैं, जो अब मर्ज हो गए, वैसे काफ़ी सारे बैंक्स में से मर्ज हो गए हैं, ये सब बैंक्स के पास कुछ डिपॉजिट्स हैं जो लोगों ने उनको दिए हुए हैं, सेविंग्स अकाउंट खोले हुए हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट खोले हुए हैं, है ना, वो पैसा, वही पैसा जो बैंक से वो लोगों को उधार देते हैं, है ना, लोगों को उधार देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, लोन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, है ना। तो इसी पैसे को आरबीआई कंट्रोल करने की डायरेक्शंस देता है डिफरेंट तरीके से, है ना।
अब यहां पर एक और बात जानने की जरूरी है कि जो बैंक्स हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये ही वो इंस्ट्रूमेंट्स है, इनको कंट्रोल कर लोगे तो जो इनको कंट्रोल कर लोगे तो आपकी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल कर पाओगे, है ना। यानी अगर आप किसी तरीके से हर बैंक को कंट्रोल रख सकते हो कि भैया आप कितने पैसे दोगे महीने में, दिन में, और कहां कहां किसके सेक्टर के लिए दोगे, तो आप मनी को सप्लाई कंट्रोल कर पाओगे, है कि नहीं। यही तरीके हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से आरबीआई कमर्शियल बैंक्स जो हमारी कंट्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब इससे पहले जाने से पहले हम जानते हैं कि एक बैंक के पास जो रिसोर्सेज हैं, जो पैसे देते हैं वो, है ना, लोगों को, वो कैसे कैसे आते हैं। एक तो आ गया कि भैया मैंने 10 लाख रुपए ऐड करा है बैंक में, दूसरा बंदे ने 2 लाख का लोन मान लिया, तीसरे बंदे ने 3 लाख का लोन मान लिया, तो उन्होंने यहाँ से पैसा उठाया उनको दे दिया। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये भी है, मसला हो जाता है कि कई कबार बैंक्स के पास पैसा होता ही नहीं है देने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो आरबीआई से लेंड करते हैं, ठीक है। सो आरबीआई से बोरो करते हैं, आरबीआई से पैसे लेते हैं किसी रेट पे और दो लोगों को देते हैं, है ना। तो ये तरीके हैं बैंक के पास पैसे लोगों को देने के। इन्हीं तरीकों को आरबीआई कंट्रोल करता है वाया डिफरेंट मेजर्स, ठीक है दोस्तों। शुरुआत करेंगे हम इन्हीं मेजर्स की, क्वांटिटेटिव मेजर्स की, कि किस तरीके से आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक रेट की। यहां से शुरू करेंगे बैंक रेट की। दोस्तों बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को पैसा उधार देता है, ठीक है दोस्तों। और बैंक रेट अभी प्रेजेंटली जो है, जो अभी 9 मई को लेटेस्ट अपडेट हुआ है आरबीआई की वेबसाइट पे, वो अभी प्रेजेंटली 4.65% है। यानी अगर एक बैंक को आरबीआई से लोन लेना है उसको 4.65% पे अभी पैसा आरबीआई से मिलेगा। सो व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट इज द रेट एट विच एनी कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं हम एसएलआर पे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर समझने से पहले हम समझना चाहेंगे टोटल टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज, ठीक है दोस्तों। आप मतलब जो आपका परसेंटेज है, एसएलआर की परसेंटेज अभी 18% है, सीआरआर की परसेंट 3% है, मैं आपको बताऊंगा अभी ये किस चीज की परसेंटेज है। पहले हम ये देखते हैं दोस्तों। आरबीआई ने बोला कि आपको भैया एसएलआर या सीआरआर जो भी रेशियो मेंटेन करने हैं वो टोटल टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज के करने हैं। अभी टोटल टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज क्या है, किसकी? बैंक की। बैंक में पैसा है पड़ा हुआ, कुछ उसमें आपका सेविंग्स है, कुछ करंट अकाउंट है, कुछ आपका फिक्स डिपॉजिट है, कुछ वगैरह बाकी इंश्योरेंस के रिलेटेड कुछ है, कुछ पैसा है। टोटल टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज का मतलब ये हो गया कि जो टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज हैं बैंक की, उसकी परसेंटेज। इससे भी पहले थोड़ा सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, लायबिलिटी और एसेट का क्या मतलब होता है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में। दोस्तों बैंक के लिए एसेट वो है जो उन्होंने लोन दिया। क्यों? क्योंकि वो लोन उन्हें जो दिया है वो कभी ना कभी तो वापस आना है, तो अपना पैसा था उनका जो उन्होंने लोन दिया, तो उनका वो एसेट हो गया। जैसे हमारे एसेट क्या क्या हैं? हमारे एसेट हमारा घर है, हमारी गाड़ी है, हमारा पैसा है, हमारे घर में जो ये आपका सोना वगैरह है, जो आपके ज्वेलरी वगैरह है, वो हमारे क्या है? एसेट है। आपका टीवी भी आपका एसेट है, आपका टेबल भी आपका एसेट है ना। वैसे ही बैंक के लिए एसेट क्या है? जो लोन बैंक ने दिया वो क्या है? वो बैंक का एसेट है। और जो पैसा हमने बैंक को दिया है रखने के लिए सेविंग्स में, वो क्या है? बैंक का, वो बैंक की लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि बैंक को कभी ना कभी तो वापस वो देना ही है कि नहीं? क्योंकि आपके पास वो पैसा पड़ा हुआ है, मैंने अकाउंट खुलवाया किसी बैंक में, तो मैं कभी भी जाके वो पैसा निकाल सकता हूं वहां से, मेरी मर्जी है। इसको कहते हैं डिमांड लायबिलिटी। जब मैंने डिमांड किया उनको देना पड़ेगा, है ना। सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट है, मैं गया एटीएम में, मैंने पैसा निकाला, उसमें मना नहीं कर सकते ना, पैसा तो मेरा ही है। वैसे ही ये आ गई टाइम डिमांड लायबिलिटीज। डिमांड लायबिलिटी का मतलब हो गया कि ऑल दोज लायबिलिटीज ऑफ द बैंक जो डिमांड के बेसिस पे उनको मुझे देने पड़ेंगे। मैं गया, मैंने चेक भरा, मैंने कहा लाओ पैसा, या फिर मैंने आपका विड्रॉल फॉर्म भरा, मैंने कहा लाओ पैसा, डिमांड किया मैंने, तो ऑल दैट मनी दैट द बैंक हैज टू गिव बैक ऑन डिमांड इज कॉल्ड डिमांड लायबिलिटीज, ठीक है, समझे दोस्तों। वैसे ही टाइम लायबिलिटीज क्या हो गया? अब आपको पता है कि कुछ चीज, कोई ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, जो डिमांड पे नहीं मिलते, जब उनका टाइम कंप्लीट होगा वो तभी देंगे आपको, है ना।
और अगर आप मांगोगे डिमांड पे भी तो फिर वो तोड़ना पड़ेगा आपको डिपॉजिट, और उसकी कुछ पेनल्टी पड़ेगी। वरना अदरवाइज अगर मान लो आपने 6 महीने का फिक्स डिपॉजिट किया है तो वो 6 महीने के बाद ही मिलेगा आपको, डिमांड पे नहीं मिलेगा। तो वो आ गई क्या, टाइम लायबिलिटीज। तो टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज का समझ में आ गया आपको कि और वो सारा पैसा जो डिमांड लायबिलिटीज यानी सेविंग्स और करंट अकाउंट जैसे अकाउंट में फंसा हुआ है, और वो सब पैसा जो टाइम लायबिलिटीज में फंसा हुआ है जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट, ये डिपॉजिट्स का जो मिला के पैसा बनेगा एक बैंक का पूरे इंडिया में, उसको क्या बोलेंगे हम, टोटल टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज। समझ गए दोस्तों। अब आओ अब आप किस पे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो पे, एसएलआर। ठीक है दोस्तों, एसएलआर क्या है बेसिकली दोस्तों, एसएलआर वो परसेंटेज है टोटल टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज की किसी बैंक के, कोई भी बैंक है, मान लो एसबीआई की टोटल टाइम एंड डिमांड मैंने निकाली कि भैया कितने सेविंग्स अकाउंट है, कितने करंट अकाउंट है, कितना मेरा फिक्स डिपॉजिट है, कितने मेरे रिकरिंग अकाउंट है, मैंने टोटल अमाउंट कैलकुलेट किया, मान लो आ गया 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ आ गया। एसबीआई ने बोला हाँ जी, एसबीआई ने आरबीआई को बोला मेरे पास 100 करोड़ टीडीएल है, दैट इज टोटल टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज। तो आरबीआई ने बोला कि एक काम कर 18%, ठीक है, इस पैसे का 18% जो है 100 करोड़ का 18% क्या हो जाएगा, 18 करोड़। 18 करोड़ पैसा जो है वो तू अपने पास ही रखेगा, उसको लोन में इस्तेमाल नहीं करेगा। किस फॉर्म में रखेगा, उसको सिक्योरिटी के फॉर्म में रखेगा, गोल्ड की फॉर्म में रखेगा, या कैश की फॉर्म में रखेगा, इन 3 फॉर्म में रखेगा। और इस पैसे को तो कभी नहीं देगा, किसको, लोगों को नहीं देगा। ये पैसा तेरे पास ही रहना चाहिए, यानी 100 करोड़ में से 18 करोड़ तेरे पास ही रहना चाहिए। सो इट्स द अमाउंट of a commercial bank of a time and demand liabilities that a commercial bank needs to maintain in the form of cash or gold or government approved securities before providing credit to its customer। ठीक है, यानी अब अगर मैं बोलूंगा कि एसबीआई के पास कितना पैसा देने के लिए, तो मैं बोलूंगा पहले काम करो 100 करोड़ में से 18 करोड़ निकालो, अब जो बचेगा उसके बाद ही हम देखेंगे इसमें कितना लोन बचेगा। 18 करोड़ निकाल दिया, ये 18 करोड़ तो मैं लोन के लिए नहीं दे सकता, आपको अपने पास ही रखना पड़ेगा। ये क्यों करते हैं दोस्तों, क्यों आरबीआई ने कर दिया इसको, इस तरीके से उसने पैसे को कंट्रोल कर लिया। अगर एसएलआर जैसी कोई चीज़ नहीं होती तो ये 18 करोड़ भी क्या होता, अवेलेबल होता एसबीआई के पास पैसा देने के लिए, और ये पैसा भी मार्केट में चला जाता। समझिए अब आप, जब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मनी कंट्रोल करता है आरबीआई, तो आरबीआई ने बोला 18 रुपये रख दे भाई, 18 रुपये रख दे, इसको छेड़ना मत। इस तरीके से उसने 18 रुपये क्या कर दिया, लॉक कर दिया। वो 18 करोड़ जो एसबीआई शायद लोगों को दे सकता था लोन, वो क्या हो गया, वो लॉक हो गया, वो अब नहीं जाएगा आगे, वो पैसा फंस गया। बात करते हैं हम, अच्छा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है अभी 18%, जो लेटेस्ट फिगर्स है 9 मई के हिसाब से जो आरबीआई की वेबसाइट पे दिया हुआ है, ये भी 18% है। ठीक है दोस्तों, कैश रिजर्व रेशियो की बात करते हैं आप। दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो भी कुछ एसएलआर जैसी चीज है। कैश रिजर्व रेशियो भी टोटल टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज का परसेंटेज है, और ये पैसा अपने पास नहीं रखना होता बैंक को, ये पैसा देना होता है सेंट्रल बैंक को। ये उनका ही पैसा है, एसबीआई का ही पैसा है, लेकिन किसके पास पड़ा रहेगा, ये पड़ा रहेगा किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास पड़ा रहेगा। ठीक है दोस्तों, और ये अभी प्रेजेंटली कितना है, 3%। यानी अगर मैं बोलूं कि एसबीआई के टोटल टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी 100 करोड़ थे, 18 करोड़ 18% एसएलआर का निकाला, रख दिया साइड में, अपने पास रखा, वो उसको लॉक कर दिया, वो अब पैसे नहीं दे सकते, और 3 करोड़ 3% है इसके हिसाब से, उठा के मैंने दे दिया किसको, आरबीआई को, बोला आप अपने पास रखो। वो भी हमारा ही पैसा है, लेकिन वो भी लॉक कर दिया आरबीआई ने। ठीक है, वो क्यों किया, क्या किया, क्यों ऐसे करते हैं, हम आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले आप समझो। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो इज व्हाट, it's the ratio of total time and demand liabilities that a commercial bank has to keep with the RBI। ठीक है, ये वो पैसा है। तो 3% है दोस्तों अभी इसकी वैल्यू। ये वैल्यू आप याद रखना, एग्जाम से पहले भी चेक कर लेना, हर महीने जो है ये अपडेट होती हैं ये वैल्यूज। ठीक है दोस्तों, तो ये चेक करते रहना कि जब एग्जाम आएगा उस वक्त आप उस वक्त की वैल्यूज देख लें, क्योंकि अब कोरोना वायरस की वजह से इन वैल्यूज में थोड़ी आसानी होगी, मतलब इनमें थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन होगी। अब क्योंकि पैसा लिमिट हो गया है, पैसा इकोनॉमी में है नहीं, तो एक्सपेक्टेड है कि आरबीआई इन रेशियोज को कम कर दे, ताकि लोग के पास पैसा ज्यादा पहुंच पाए। ठीक है, ये आ गया सीआरआर। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट रेट पे, जिसको हम पॉलिसी रेट भी कहते हैं, जिसको आरबीआई बोलता है पॉलिसी रेट अपने लिए, क्योंकि ये रेट बहुत इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी या पैसे को मैनेज करने के लिए हमारी इकोनॉमी में, दैट इज रेपो रेट। दोस्तों रेपो रेट बेसिकली भी वही चीज है, इट्स अ रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंक्स।
लेकिन इसमें और बैंक रेट में क्या डिफरेंस है, सोचने की बात यह है दोस्तों। आरबीआई बैंक रेट और रेपो रेट में यह डिफरेंस है कि रेपो रेट हमेशा अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक पीस ऑफ पेपर है, एक कागज है जिस पे लिखा होता है कि जिसके पास भी ये सिक्योरिटी होगी उसको हम इतना इंटरेस्ट रेट देने के लिए तैयार हैं। ठीक है दोस्तों, उसकी वैल्यू की लेट्स से 100 रुपये की सिक्योरिटी है तो मैं 100 रुपये दूंगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट मुझे वहाँ से पेज देगी जिस पे लिखा होगा कि 100 रुपये की सिक्योरिटी है और इस 100 रुपये के लिए आपको मान लो जिस लेट्स से 4% इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा जब तक मेरे पास ये रहेगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये थोड़ा मतलब एक अलग मार्केट आ जाता है, ये अलग टॉपिक्स आ जाते हैं जिसको स्टॉक मार्केट के टॉपिक से ज़रा रिलेट कर सकते हैं। अभी के लिए आप इतना समझ जाओ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी दरअसल एक तरीका है जिस तरीके से सरकार पैसे रेज करती है मार्केट से अपने वेरियस डेवलपमेंट वर्क्स के लिए, और उसके अगेंस्ट ही रेपो रेट मिलता है। जैसे बैंक रेट को, बैंक रेट अगर बैंक रेट के अंडर आपको बारो करना है पैसा आरबीआई से तो आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे पैसा ले सकते हो, कोई भी कोलैटरल नहीं है। कोलैटरल का मतलब हो गया बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में कि आप लोन जो आप मांग रहे हो बैंक से उसके एवज में आप क्या गिरवी रख रहे हो उसको कहते हैं कोलैटरल। तो अगर किसी क्या कहते हैं किसी बैंक को अगर पैसा चाहिए बैंक रेट के अंडर तो उसको कुछ देना नहीं है, लेकिन अगर उसको रेपो रेट के अंडर चाहिए तो क्या देना पड़ेगा उसको? गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, उसके अगेंस्ट ही क्या होगा वो पैसा ले सकता है। और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसमें दोनों पार्टी डिसाइड करती हैं कि भैया ठीक है मैं तुझे पैसे दे रही हूँ, आरबीआई बोलती है मैं पैसे दे रहा हूँ भैया आपको, लेकिन आपको लेट्स से ओवरनाइट बेसिस पे दे रहा हूं कि आप प्रॉमिस करो कि आप मुझसे सिक्योरिटी क्या करोगे, वापस खरीद लोगे मुझसे। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि मैं अपनी उठा के, मेरे पास सिक्योरिटी थी, लेट्स से मेरे पास 100 करोड़ की सिक्योरिटी थी, मैंने उठा के दिया किसको? आरबीआई को। मैंने कहा 100 करोड़ की सिक्योरिटी है मुझे पैसा दे दो, तो 100 करोड़ की सिक्योरिटी के एवज में मुझे पैसा देंगे। ठीक है, अब जब ये मैंने ये ट्रांजेक्शन की, इसमें हम दोनों डिसाइड कर लेंगे कि कितने दिन के लिए है, ये ओवरनाइट है, ये 2 दिन के लिए है, ये 15 दिन के लिए, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। तो वो मुझे क्लियर करना पड़ता है कि मैं इतने दिन में पैसा वापस दे दूंगा, उस 15 दिन के बाद मैं वापस उस सिक्योरिटी का पैसा दूंगा और सिक्योरिटी वापस खरीद लूंगा। ठीक है, तो पहला डिफरेंस क्या है बैंक रेट और रेपो रेट में कि बैंक रेट जो है वो किसी भी कोलैटरल के अगेंस्ट नहीं, वो ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन रेपो रेट अगेंस्ट कोलैटरल है, अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिलता है। नंबर सेकंड डिफरेंस क्या आ गया? बैंक रेट लॉन्ग टर्म रेट है, लंबे वक्त के लिए चाहता है मिलता है, और रेपो रेट ओवरनाइट बेसिस 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, इस टाइम के लिए क्या मिलता है, मतलब 14 दिन के लिए या ओवरनाइट बेसिस पे या कुछ बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मिलता है रेपो रेट, है ना। और एक और डिफरेंस ये है कि रेपो रेट जो है इसका रेट भी डिफरेंट होता है। जैसे अभी जो रेट है बैंक रेट दैट इज 4.65%, लेकिन रेपो रेट क्या है? 4.40%। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जब शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रॉब्लम होती है किसी बैंक को। लिक्विडिटी प्रॉब्लम का मतलब ये हो गया कि जब बैंक के पास पैसा नहीं बचता, तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे जब उसको पता होता है कि यार 2-3 दिन में थोड़ा कंडीशन सुधर जाएगी और पैसा आ जाएगा डिफरेंट सोर्सेज से, मेरे लोन की EMIs आ जाएंगी, तो उस पीरियड के दौरान उसको पैसा चाहिए, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ से ले सकता है पैसा? आरबीआई से ले सकता है उस शॉर्ट टर्म के लिए, तो आरबीआई से वो रेपो रेट के अंडर लेता है। ठीक है, तो 2 डिफरेंस आ गए। एक तो ये आ गया कि रेपो रेट और बैंक रेट में डिफरेंस क्या है कि बैंक रेट जो है लॉन्ग टर्म के लिए, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए। नंबर सेकंड, बैंक रेट अगेंस्ट कोलेटरल नहीं मिलता, वो सीधे सीधे मिल जाता है, बट रेपो रेट अगेंस्ट कोलेटरल मिलता है, अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिलता है। नंबर थर्ड, बैंक रेट को इस्तेमाल किया जाता है किसी बैंक को पेनलाइज करने के लिए। अगर कोई भी बैंक आरबीआई की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता या कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करता है जो हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, तो उसको पेनल्टी पड़ती है, उसके लिए बैंक रेट इंक्रीज कर दिया जाता है। कौन इंक्रीज करता है? आरबीआई। देखो दोस्तों, अगर आरबीआई ने बोला कि भैया अभी बैंक रेट जो है 4.65% है, सब बैंक्स के लिए 4.65% है, लेकिन मान लो और जैसे 4.65% पे मिला, अकॉर्डिंगली ही वो अपने इंटरेस्ट रेट भी डिसाइड करेंगे आगे कस्टमर्स के लिए। लेकिन अगर कोई बैंक फॉलो नहीं करता उसकी गाइडलाइंस, किसकी? आरबीआई की, तो ऐसा हो सकता है कि आरबीआई बोले कि भाई बैंक रेट्स का बढ़ा दो, इसको 10% पे दो, उसको 5% पे दो, बाकी बैंकों के कंपैरिजन में ज्यादा पे दो। और अगर उस बैंक को महंगा पैसा मिल रहा है, हायर इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, तो उसको आगे पैसा जो उधार देना लोगों को वो भी हायर इंटरेस्ट रेट पे देना पड़ेगा, तभी तो कुछ फायदा कमा पाएगा वो। तो इसकी वजह से होगा कि उसके कस्टमर टूट सकते हैं। वो बोलेगा कि यार एसबीआई तो कम रेट पे दे रहा है, रेट तो ज़्यादा रेट पे दे रहा है, तो उसके कस्टमर भाग सकते हैं, उसके बिजनेस को इफेक्ट हो सकता है। तो बैंक रेट और रेपो रेट में ये भी डिफरेंस है कि जब कोई बैंक आरबीआई की डायरेक्शंस नहीं मानता तो बैंक रेट को इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? एज अ पेनल्टी रेट के इस्तेमाल किया जाता है, और रेपो रेट को पेनल्टी रेट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो दोस्तों ये डिफरेंस आ गया बैंक रेट और रेपो रेट में। अभी रेपो रेट क्या चल रहा है? 4.40%। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेपो रेट वो रेट है जिसके बेसिस पे सेंट्रल बैंक पैसा देता है बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए।
सिमिलरली कभी कभार आरबीआई को भी जरूरत पड़ जाती है पैसे की, तो आरबीआई जिस रेट पे बैंक से पैसा उधार लेता है उस रेट को हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। ऑब्वियसली ये भी शॉर्ट टर्म ही होता है। इसका रेट अभी क्या चल रहा है, 3.75%। दोस्तों फिर से बोल रहा हूं कि अभी जो मैं रेट्स बता रहा हूं, हो सकता है जब आपका एग्जाम हो तब तक रेट्स बहुत चेंज हो गए हों, तो इन रेट्स पे डिपेंडेंट मत रहना, इन रेट्स को चेक करते रहना। सिंपली सर्च करना कि पॉलिसी रेट्स बाय आरबीआई, लेटेस्ट पॉलिसी रेट बाय आरबीआई, तो वो आपको आरबीआई की वेबसाइट खुल जाएगी। जब आपका एग्जाम होगा उसके जस्ट पहले देख लेना कि क्या रेपो रेट है। हो सकता है कि एग्जैक्टली पूछ ले वो आपको कि क्या रेपो रेट है, क्या रिवर्स रेपो रेट है, क्या बैंक रेट है, एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब हम आते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पे। दोस्तों ये फैसिलिटी जो है 2000 में शुरू की गई थी। बेसिकली एक विंडो है, एक तरीका है जो आरबीआई ने रखा है बैंक्स के लिए। इसके जरिए क्या करते हैं वो लोग, वो बैंक्स को पैसा उधार देते हैं। ठीक है, बैंक्स को पैसा उधार देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और ये 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ। क्यों, इसकी डेफिनेशन क्या है, 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड इट इज द फैसिलिटी अंडर विच आरबीआई लेंड्स ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस टू बैंक्स ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड चार्जेस रेपो रेट फॉर इट। जब भी, जैसे कि मैंने बोला रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये रेपो रेट इस फैसिलिटी के अंडर ही मतलब मिलता है। कहने का मतलब है कि जब भी गवर्नमेंट को, जब भी किसी भी बैंक को शॉर्ट टर्म बेसिस पे पैसा चाहिए, वो इस फैसिलिटी के अंडर लेता है। किस रेट पे, रेपो रेट पे। ठीक है, किस रेट, किस फैसिलिटी के अंडर लेता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंडर लेता है। किस रेट पे, रेपो रेट पे। समझ गए दोस्तों, यानी जब भी किसी बैंक को शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए, वो बोलेगा भैया, आरबीआई को बोलेगा मुझे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंडर मुझे पैसा चाहिए। आरबीआई बोलेगी ठीक है, रेपो रेट के बेसिस पे, जो भी रेपो रेट चल रहा होगा उसके बेसिस पे आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो रेपो रेट और लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी आर लिंक्ड। उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखो दोस्तों, किसी बैंक के पास बड़े तरीके हैं पैसा उधार लेने के। तो उस बैंक रेट है, रेपो रेट है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी है। जब सारे वे एग्जॉस्ट हो जाते हैं और जब लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी एग्जॉस्ट हो जाती है, उसके बाद क्या करे बैंक, यानी जितना अमाउंट, अब आरबीआई ने भी लिमिट्स लगा रखी है कि इसके अंदर इतना पैसा मिल सकता है आपको, इसके अंदर इतना पैसा मिल सकता है, इतनी बार मिल सकता है। अगर किसी बैंक की ऐसी खस्ता हालत है या कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि उसने सारी चीज़ें इस्तेमाल कर ली, उसने लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी इस्तेमाल कर लिया, अब एलएएफ के अंडर भी उसको क्या नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लिमिट आरबीआई ने सेट की है उस लिमिट के ऊपर पैसा नहीं मिलेगा उसको। तब लास्ट रिजॉर्ट होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था। जब कोई भी बैंक अपनी एलएएफ की फैसिलिटी भी एग्जॉस्ट कर ले, यानी एलएएफ के जरिए भी उसने पैसा ले लिया, बाकी तरीके से भी ले लिया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा है, तब गवर्नमेंट उसको देती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट पे। और ये रेट जनरली थोड़ा हाई होता है, रेपो रेट से भी ऊपर होता है, यानी लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंडर जो रेट में आपको पैसा मिल रहा होता है उससे भी हाई होता है। तो एमएसएफ की जो प्रेजेंट वैल्यू है क्या है, 4.65% है अभी। तो दोस्तों, अब मैंने जब आपको बता दिया कि क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से रेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और किस तरीके से जो है गवर्नमेंट आरबीआई इंटरेस्ट रेट मैनेज करता है, अब सोचो आप कि इसका क्या मतलब है। अब देखो, जब भी आरबीआई को लग रहा है कि मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब है कि शायद पैसा ज़्यादा है मार्केट में, तो आरबीआई क्या करेगी, इनमें से किसी भी चीज़ को वो इंक्रीज कर सकती है ना। जैसे कि अगर अभी रेपो रेट कितना है, 4.40%, तो आरबीआई बोलेगी भैया इसको बढ़ा दो। अगर इसको मैंने बढ़ा दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि बैंक्स के लिए लोन लेना क्या हो गया, महंगा हो गया। पहले उनको मिल रहा था 4.40% पे, हो सकता है इसको 5% कर दें। अब उनको जो पैसा मिल रहा है आरबीआई से, वो हायर इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है। अगर वो हायर इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है तो वो आगे कस्टमर से भी क्या करेंगे, हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। और अगर हायर इंटरेस्ट रेट पे चार्ज करेंगे, जब इकोनॉमी में हायर इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उस वक्त पर लोग भी क्या करते हैं, कम बोरो करते हैं, है ना। क्यों, आपको पता होगा कि जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हाई होता है तो उस वक्त क्या करते हैं, लोग पैसा नहीं लेते। सिमिलरली जब आपका ये वाला जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, 18% है, 18% की जगह 20% कर दिया, 30% कर दिया, पैसा लॉक हो गया, पैसा लॉक हो गया तो बैंक के पास पैसा देने को कम हो गया, पैसा देने को कम हो गया तो इकोनॉमी में पैसा कम आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सब पॉइंट्स हैं जो कि जिसके ज़रिए जो है आरबीआई कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को। तो दोस्तों कल हम जो है इस ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा इस पे और डिस्कस करेंगे इस बारे में, और बात करेंगे इसके रिलेटेड, बैंकिंग के रिलेटेड। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है।
आप वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और लोगों को रिकमेंड भी करिए सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। सर अभी कितना टाइम बचा है? 15 seconds. 15 सेकंड से। थैंक यू सो मच गाइस, वी विल रिटर्न सून और कल हम इस पर और बात करेंगे अभी, ठीक है।